जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ। पीपीएलओ दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है और इसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे नोकॉर्ड और रॉक्स ने 1898 में खोजा था। ये सेल वॉल को लिए हुए नहीं रहती है, कोशिका भित्ति इसमें पाई नहीं जाती है, इसीलिए इसका जो बाह्य आवरण है, आउटर कैप्सूल है या आउटर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, वो लचीली होती है और अपना स्ट्रक्चर बदलती रहती है। इसके अलावा ये गतिहीन होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते इधर से उधर, क्योंकि इसके पास न फ्लैजिला है न सीलिया है जिससे कि वो इधर से उधर मूव कर सके, गति कर सके। और ये एरोबिक होते हैं यानी वायवीय होते हैं, यानी हवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इनको ग्रो करने के लिए। माइकोप्लाज्मा को जीवित जगत का जोकर भी कहते हैं, यानी जोकर ऑफ लिविंग किंगडम। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर दिखाते हैं। उस कैरेक्टर का नाम है प्लियोमॉर्फिक नेचर। यानी प्लियोमॉर्फिज्म मीन्स होता है कि अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग रूपों में बदल जाना, यानी इसका स्ट्रक्चर अलग अलग रूपों में बदलता रहता है अलग अलग समय में। जैसे यहां पर आप देखिए, प्लियोमॉर्फिक नेचर में कभी वो कोकोइड फॉर्म में रहेगा, कोकस गोल स्ट्रक्चर में, कभी वो ग्रैन्युलर फॉर्म में रहेगा, ग्रेन्यूल्स के रूप में, दानों के रूप में। इसके अलावा कभी वो फिलामेंटस फॉर्म में रहेगा, यानी वो एक धागे नुमा संरचना, फिलामेंट्स, तिनके जैसे लंबाई में चौड़े, ऐसी संरचना में रहेगा। या ये कभी कभी क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर भी बनाएगा, यानी गुच्छों में रहेंगे साथ साथ बहुत सारे क्लस्टर में। तो ये अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देता है अलग अलग जीवन के लाइफ साइकिल के दौरान। इसीलिए इसके इस नेचर को प्लियोमॉर्फिक नेचर कहते हैं, इसीलिए ये जीवित जगत का जोकर कहलाता है। इसके बाद ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है। ये 0.1 मिली माइक्रोन डायमीटर की होती है, यानी इसका व्यास होगा 0.1 मिली माइक्रोन, बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म। ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच का एक जीव माना जाता है, इंटरमीडिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और वायरस यानी विषाणु, जो अब हम पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कैसे है। तो इन दोनों के बीच में इसे रखा जाता है, क्योंकि ना ये फुली डेवलप्ड स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की तरह और ना ही वायरस की तरह ये नॉन लिविंग टाइप का है। तो एक बीच की कड़ी ये कहला सकता है। तो इसके बाद फाउंड इन कल्चर मीडियम, यानी कंटामिनेशन के रूप में, अशुद्धि के रूप में ये कभी कभी कल्चर मीडियम में पैदा हो जाता है। जब प्रयोगशाला में हम कल्चर मीडियम बनाते हैं, ग्रोथ मीडियम भी कहते हैं जिसे हम, जिसमें अलग अलग चीजें ग्रो कराई जाती हैं, या बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाएगा या टिश्यू को ग्रो कराया जाएगा, टिश्यू कल्चर में, ऊतक संवर्धन में, तो वहां ये कंटामिनेशन के रूप में वहां आ जाता है, खुद ब खुद उसमें पैदा हो जाता है, क्योंकि वहां अच्छी कंडीशंस हैं, सब तत्व, पोषक तत्व वहां पर उपलब्ध होंगे उस कल्चर मीडियम में, और एयर भी वहां मौजूद रहेगी। तो एरोबिक तो है ही ये, इसलिए ये वहां ग्रो हो जाएंगे। इसके बाद ये अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में, गर्म जलधाराओं में ये पाए जाते हैं, सॉइल मिट्टी में पाए जाते हैं, और ये लिविंग बींग्स के शरीर में, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनके शरीर में भी पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, ऐसी संरचना इसकी होती है। हालांकि ये अपनी फॉर्म्स को चेंज करते रहती है, लेकिन नॉर्मल इसकी संरचना ऐसी है, जिसमें सबसे बाहर ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल नहीं है, बल्कि एक लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है। लाइपो मीन्स लिपिड, वसा, और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, जो अमीनो अम्लों के मिलकर बने रहते हैं, अमीनो एसिड से। तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई डबल मेम्ब्रेन है, जिससे ये घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर कई सारे मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे इनके अंदर, और इसके अंदर डीएनए अपना होता ही है, जेनेटिक मटेरियल, जिससे कि ये सेल पूरी कंट्रोल होती है और एक्टिविटी कर पाती है, और कुछ सॉल्युबल आरएनए भी यहाँ पाया जाता है। तो ये एक संरचना है, घुलित राइबोन्यूक्लिक अम्ल, सॉल्युबल प्रोटीन्स, डीएनए, राइबोसोम, मेटाबोलाइट्स और लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये मुख्य
स्ट्रक्चर के भाग हैं और इसके कई डिजीजेस भी हैं। माइकोप्लाज्मा डिजीजेस भी फैलाता है बहुत सारी, जैसे बहुत सारी सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज, जो रेस्पिरेटरी मीन्स होता है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। तो ये बहुत ही ज्यादा घातक रोग श्वसन तंत्र से संबंधित हो या नर्वस टिश्यू से संबंधित हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सब में ये बहुत सीरियस डिजीजेस कॉज करता है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी ये पैदा करता है, यानी हार्ट से संबंधित और हमारे जो परिवहन तंत्र है शरीर का, लिम्फेटिक सिस्टम हो या ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो, इन दोनों में ही कई सारे डिजीजेस पैदा करता है, डिसऑर्डर्स पैदा करता है। इसके अलावा एक माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स है, एक स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा की, वो कैटल्स में प्लूरोनिमोनिया रोग पैदा करता है। निमोनिया का ही एक विशेष रूप है ये, और ये कैटल्स में यानी गाय भैंसों में ये पाया जाता है और इसमें कई सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और नाक से बहुत जो है सीक्रेशंस होने शुरू हो जाए, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए या सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाए, ऐसे फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाते हैं प्लूरोनिमोनिया कैटल में। प्लांट में ये येलोइंग एंड विचेस ब्रूम पैदा करते हैं। येलोइंग यानी येलो कलर के पैचेस हो जाना, येलो कलर के जो स्ट्रक्चर हो जाना प्लांट्स की लीव्स या उनके तने, और विचेस ब्रूम का मतलब है, जैसे ये चित्र आप देखिए, इस चित्र में ये आलू हैं और इसमें विचेस ब्रूम हुए हैं, यानी इनके स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं, इनमें पैचेस पड़ गए हैं और ये कहीं ना कहीं डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं। तो ये आलू में विचर ब्लूम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कई सारे अन्य रोग भी ये पैदा करते हैं। तो आज हमने पढ़ा पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और इससे कौन कौन से रोग होते हैं इनके बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।